हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 देखेंगे। 2 वीडियो आ चुका है, अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था? तो सिराजुद्दौला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 में प्लासी की लड़ाई में। 1757 में प्लासी की लड़ाई 23 जून को हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था, जिसमें यह पराजित हो गया और भारत में ब्रिटिशों का शासन का शुरुआत हो गया। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या क्या हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण होता है। तो सम्यक दर्शन का मतलब होता है सही विश्वास, सही विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सही ज्ञान और सम्यक आचरण का मतलब सही आचरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत ने कब तक अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2040 तक। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। और नरेंद्र मोदी ने एक और बात बोले हैं कि मंगल और शुक्र ग्रह के मिशन पर भी काम करने के लिए बोले हैं। अगला प्रश्न है कि मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक जीवधारी है क्योंकि यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। 1935 ईस्वी में हुआ था यंग हिल्टन के सिफारिश पर। और भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति को भी नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति को भी नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो उच्च वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किन्हें रोकती है? तो सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को। सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाता है। यही समताप मंडल में वायुयान उड़ाई जाती है। और एक समताप मंडल में जो मेघ होता है उसको पक्षाप मेघ भी कहते हैं। और जितने भी मौसमी घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। अगला प्रश्न है कि पैराफिन किसका उत्पाद है? पैराफिन किसका उत्पाद है? तो पैराफिन या पेट्रोलियम परिशोधन का है। पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम में आपको चुनना है। अवरोही क्रम में आपको चुनना है। तो अवरोही क्रम में सबसे पहले ये कार्बन की मात्रा चुनना है। तो सबसे पहले हो जाएगा कांचा लोहा। कांचा लोहा के बाद धलवा लोहा और धलवा लोहा के बाद मृदु लोहा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैक संख्या का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके चाल से संबंधित है? मैक संख्या का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो मैक संख्या या ध्वनि से संबंधित है। मैक संख्या ध्वनि से संबंधित है। और वायुयान में भी मैक संख्या का प्रयोग करते हैं। वायुयान में मैक संख्या का भी प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सही ढंग से मेल खाता है इसमें से कौन सा? नेबुलर परिकल्पना आर्किमिडीज, यह गलत है। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था। ज्वारीय हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी के द्वारा दिया गया था। यह सही है क्योंकि 1919 ईस्वी में सर जेम्स जीन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताने के लिए ज्वारीय परिकल्पना के बारे में प्रस्ताव रखा। और फिर 1929 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेरोल्ड जेफरीज ने 1929 में ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन के बारे में बताया। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है। तो यह हो जाएगा WBC, श्वेत रक्त कोशिका, WBC। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है।
अगला प्रश्न है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गतिहीन स्फीति यानी स्टैगफ्लेशन कहते हैं, स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र में सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? एशिया का सबसे बड़ा देश इंडिया नहीं है, एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है। ठीक है। अगला प्रश्न है अफ्रीका, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, उत्तरी अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ब्राजील। ये आपका सही है, दक्षिण अमेरिका महादेश का सबसे बड़ा देश ब्राजील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है। और ब्राजील विश्व का 5वां बड़ा देश है, जबकि उत्तरी अमेरिका का बड़ा देश अर्जेंटीना है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किससे होकर गुजरती है? कर्क रेखा निम्न में से किससे होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और यह ईरान, इराक और पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत और सऊदी अरब से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है कि संघ तथा राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश निम्नलिखित में से कौन देता है? तो संघ और राज्यों के विनिर्दिष्ट वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को सिफारिश वित्त आयोग देता है, अनुच्छेद 280 के तहत, 280 के तहत। अगला प्रश्न है कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो पनडुब्बी के ऊपर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है कि भारत में जब क्रिप्स शिष्ट मंडल आया था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो था, लॉर्ड लिलिंथगो था। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट, तो बॉक्साइट या एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है और बॉक्साइट के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है। कि प्रसिद्ध वन मैन कलेक्शन संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पुस्तक को शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा ऑप्शन है तीर्थशास्त्र, इंडिया शास्त्र, सुटेबल हुआ, ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडिया शास्त्र, इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम नामक पुस्तक कांग्रेस सांसद शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। यह 100 निबंधों का एक विस्तृत संग्रह है और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह के द्वारा और ये सुटेबल हुआ विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया हुआ है और ये अनसुटेबल हुआ हो जाएगा तो करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को किस प्रकार परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 1 राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है, राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को माना जाता है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन है, हरिसेन, और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन लिखी है, जिसमें समुद्रगुप्त और मुगल शासक जहांगीर के बारे में भी जानकारी मिलती है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने कहा था, B.A. स्मिथ ने कहा था। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, यह जापान है, जापान। अगला प्रश्न है कि सुब्बाया पिल्लई ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सुब्बाया पिल्लई ट्रॉफी या क्रिकेट से संबंधित है। यह एक दक्षिण भारत में यह एक ट्रॉफी होती है जो सीमित ओवरों के लिए होती है और इस खेल में जो अच्छा प्रदर्शन करता है उसको रणजी ट्रॉफी में चुना जाता है। तो सुब्बाया पिल्लई ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक किसकी पवित्र पुस्तकें है? त्रिपिटक तो यह बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक यह पाली भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, बाल दिवस 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के अवसर पर। और बच्चे से उन्हें बहुत प्यार था, बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न है कि असंगत को चुनना है। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल है, सही है। दुनिया में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का है, सही है। गहरा झील जो बोल रहा है सुपीरियर झील जो कनाडा में, गलत है। दुनिया का सबसे बड़ा गहरा जो झील है वो बैकाल झील है, बैकाल झील है, बैकाल झील, यही गलत हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा अफ्रीका, सही है। अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है और वर्तमान में इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही बीचों बीच रामगंगा नदी बहती है, इसलिए इसका नाम रामगंगा नदी पार्क कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन नहीं है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, मूल में 10 था। ठीक है, तो चुनाव में मतदान कराना यह एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह असम में है। असम में कौन है? तो डिगबोई है। असम में डिगबोई है। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सरस्वती सम्मान प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? तो सरस्वती सम्मान या साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और यह 1991 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। पहला पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अमुक्त मलयाद किसकी रचना है? अमुक्त मलयाद या तमिल विजयनगर साम्राज्य के या कृष्णदेवराय की रचना है। और अमुक्त मलयाद का मतलब होता है भगवान को समर्पित माला। विजयनगर के महान शासक थे और तेलुगु साहित्य की श्रेष्ठ कृति इसको माना जाता है। और श्री कृष्णदेव राय ने अपने स्वप्न में भगवान द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित काव्य की रचना की, अमुक्त मलयाद। अगला प्रश्न है कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय था एमपी सिन्हा। कौन था? एमपी सिन्हा। इसका पूरा एसपी सिन्हा था। इसका पूरा नाम था सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा, जो 1908 इसमें बंगाल के महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे और 1909 इसमें गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे और 1919 में भारत के लिए संसदीय मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय भी थे सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ के अनुसार वैश्विक आर्थिक विकास में भारत की हिस्सेदारी 5 वर्षों में कितने प्रतिशत अंक बढ़ जाएगी? तो आईएमएफ के अनुसार यह 2% बढ़ जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नृत्य एकल नृत्य नहीं है? एकल तो कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, जबकि आपका कथकली एक नृत्य है या सामूहिक नृत्य प्रस्तुति है जिसमें नृतक हिंदू पौराणिक कथाओं विशेष रूप से 2 महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत के मूल विषयों पर आधारित पारंपरिक नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। और कथकली के प्रस्तुतिकरण में 3 व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसमें नायक, गायक और नृतक होता है। ठीक है, किसी एक के बिना यह संभव, तो उसका औसत प्रति पारी स्कोर हो जाएगा 40 रन। अगला प्रश्न है कि आईसीसी बैंक का पूर्ण रूप क्या है? आईसीसी बैंक का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। 17 अगस्त 1947 को हुआ था और इसके जो रेड क्लिफ रेखा का नामकरण इसके वास्तुकार सर साइरिल रेड क्लिफ के नाम पर किया गया था। अगला प्रश्न है कि ट्रैक एंड फील्ड किस खेल का एक अन्य नाम है? ट्रैक एंड फील्ड तो यह एक एथलेटिक खेल का एक अन्य नाम है, एथलेटिक का। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और यह प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन थे? तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरू भाई अंबानी और इसकी स्थापना यह उन्होंने 1960 ईस्वी में किया था और 1985 में इसका नाम बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख दिए। वर्तमान में रिलायंस टेक्सटाइल्स भारत में दूसरी सबसे बड़ी लाभकारी कंपनी है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम यह है विंबलडन, जो घास पर खेला जाता है, घास। और ग्रैंड स्लैम जो होता है वो मतलब टेनिस जो है, टेनिस से संबंधित है, टेनिस प्रतियोगिता है या कोर्ट होता है, टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं। तो यह सबसे पुराना विंबलडन है जिसकी स्थापना 1877 इसमें हुई थी और यह घास पर खेली जाती है। उसके बाद यूएस ओपन का स्थापना 1881 में हुआ था। उसके 1881 ईस्वी में
उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 में, और सबसे बाद में सबसे नया है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका स्थापना 1905 में हुआ था। तो 4 ग्रैंड स्लैम है। और चलिए आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बाल मजदूरी को अपराध घोषित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा आयोजन भारत टेक्सस 2024 की मेजबानी करेगा। तो यह 2024 में ही इसकी मेजबानी करेगा। और यह कब होगा, तो 26 फरवरी 2024 में 24 फरवरी से 29 फरवरी तक यह दिल्ली में इसका आयोजन होगा। दिल्ली में, याद रखिएगा, दिल्ली में इसका आयोजन होगा। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक कौन है। क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है, जो 1986 ईस्वी में बोआकर बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई थी 1986 में ही, ठीक है। और यह एक हास्य कथा है, इसमें बच्चों और नौजवानों के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन होता है। इसमें एक क्रोकोडाइल दर्शक के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था, यानी दादा। तो सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे और इनके दादा का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर इनका शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व था। यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में तय किया गया अरिंदम बागची को किया गया है, और यह मणि पांडे के जगह लेंगे, मणि पांडे का जगह लेंगे। अगला प्रश्न मैथ का है, देख लीजिएगा दोस्तों। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस कहाँ है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस यह हैदराबाद में है, तेलंगाना हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यरलुंग सांगपो नदी किस नाम से प्रसिद्ध है। यरलुंग सांगपो नदी, यह ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग सांगपो नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है, और वहीं पर मानसरोवर झील में ही आंगसी ग्लेशियर वहीं से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा काव्य संग्रह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है, तो यह मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, द नाम्बी इफेक्ट, रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो डायरेक्टर हैं वह आर माधवन है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को, और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में BIFR का अर्थ क्या है। BIFR का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी, 1985 सिक्का अधिनियम के तहत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं। तो लोकसभा में संघ शासित क्षेत्रों के प्रदेशों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, यानी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो यह 1901 ईस्वी से हुआ था। इसका स्थापना 1895 ईस्वी में हुआ था, लेकिन देना जाने लगा 1901 से, और इसमें उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 से यह 6 क्षेत्र यानी और शास्त्र में भी दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। 23 जून 1757 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है। तो दक्षिण अफ्रीका ने रग्बी विश्व खिताब न्यूजीलैंड को हराकर जीता है, और दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो 4 बार विश्व रग्बी खिताब जीतने वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्स में से एक नहीं है। तो यह हो जाएगा बानसूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होता है, जहां से इसे
तसंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है। इसके महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का क्या नाम है? तो ये नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार सवन समिति के सिफारिश पर। और यह भाग 4 के क में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्य है। और यह रूस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। और पहले 10 प्रारंभ में मूल कर्तव्य 10 ही निश्चित था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से होकर गुजरता है, इनमें से कौन सा 5वां राज्य में से नहीं है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। तो यह बिहार से होकर नहीं गुजरता है। 5 राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश के बगल में मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है भारत का मानक समय। अगला प्रश्न है कि एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है ना, एक प्रशासकीय अधिकरण होती है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा शहर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है? तो यह हो गया है मुंबई दुनिया का सबसे दूसरा प्रदूषित शहर बन गया है। वहीं पर नई दिल्ली दुनिया का 6ठा प्रदूषित शहर है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। और द्वितीय हरित क्रांति डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वारा बताई गई थी। अगला प्रश्न है कि अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए। नीचे दिए श्रृंखला को रिक्त स्थानों को क्रमबद्ध रूप से भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। TUP के यहाँ हो जाएगा, फिर TUP के इसमें भर जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय कौन बनाया? तो यह बनाया 73वां संविधान संशोधन 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और उसी में एक भाग 9 को जोड़ा गया और उसका शीर्षक पंचायत रखा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक को शामिल किया गया है। और पंचायतों के कार्यों के भीतर 29 विषयों को शामिल किया गया है। और इसी समय 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि हीरा ग्रेफाइट का एक बहुरूपक है, यद्यपि दोनों में ही कार्बन परमाणु है, परंतु उनके निर्माण की दशाओं के कारण उनके गुणों में अत्यंत विभिन्नताएं होती है। हीरे की प्राप्ति कैसे की जाती है? तो हीरे की प्राप्ति अति उच्च दाब और अति उच्च ताप लगाने के बाद होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसको मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा? तो मलेशिया का 17वां राजा किसे नियुक्त किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को, और जो सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह का जगह लेगा। अगला प्रश्न है कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था। केरल के मालाबार तट पर हुआ था, और उसके नेता अली मुस्लियार थे। अगला प्रश्न है कि मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व कौन होते हैं? तो मृदा के 3 प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जिसको NPK के नाम से जानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अगला प्रश्न है कि एतमाद उदौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमाद उदौला का मकबरा आगरा में जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था अपने पिता घियास उद दिन बेग के याद में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन B6 को पायरोटॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी देश है, याद रखिएगा ABCFR: अमेरिका, ब्रिटेन, चीन,
रूस और फ्रांस, तो इसलिए इसमें ग्रेट ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, जर्मनी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन की जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न चिन्ह के बाद आता है। देखिए यहाँ पर 1 का क्यू 1, 4 का क्यू 64, 7 है 343, तो 1 4 7, तो यहाँ 10, तो 10 के बाद 13, 13 का क्यू कितना होता है 2197। इसका सही उत्तर। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ शुरू किया? तो यह चंपारण से। कब? तो 1917 में तिनकथिया कानून के विरोध में। अगला प्रश्न है कि आरबीआई ने निजी बैंकों से अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम कितने पूर्णकालिक निर्देशकों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है? तो यह 2 को कहा है, 2 को, कम से कम 2 को रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र यह वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि हीरक वलय ईश्वर की आंख और बेली के मन के निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से किस एक का हिस्सा है? तो यह है सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण का पूर्ण सूर्य ग्रहण के शुरुआत और अंत में सूर्य प्रकाश के छोटे मनके के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकाश को बेली के मनके कहा जाता है। जब सिर्फ एक ही मन का दिखाई देता है तब उस प्रभाव को हीरक प्रभाव कहा जाता है, हीरक वलय प्रभाव कहा जाता है। और ग्रहण के केंद्र को ईश्वर की आंख के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हो गया? तो मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 में हुआ था। उसे 1769, इसमें 4 जून 1769 को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हो गया। अगला प्रश्न है कि एसएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। तो यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनामय भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श में संशोधित किया जा सकता है? नहीं, यही गलत है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति का भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान नहीं है, जबकि ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है, रूस में समाजवादी क्रांति है और अमेरिका में अधिकारों का विधेयक है। और तीनों से यह उधार लिया गया, जबकि औद्योगिक क्रांति से कुछ नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो प्रमुख व्यवसाय कौन नहीं था? तो उस समय निर्माण प्रमुख व्यवसाय नहीं था। अगला प्रश्न है कि ट्यूरिंग मशीन किस रूप में काम करती है? ट्यूरिंग जो मशीन है यह एक सैद्धांतिक परिकलन यंत्र है जो गणितीय परिकलन के लिए एक आदर्श नमूने के रूप में कार्य कर सकती है या कार्य करता है। और ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार 1937 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। 1937 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भौम जल में विद्यमान आर्सेनिक को आंशिक रूप से निष्कासित किया जा सकता है, कौन से विधि से? तो इसको अवक्षेपण या स्कंदन विधि से लोहे के निष्कासन के साथ साथ यदि लोह भी जल में विद्यमान होगा तो इसको निष्कासित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने किसको साहित्य का शहर और किसको संगीत का शहर से नामित किया है? तो यूनेस्को ने कोझिकोड को साहित्य का शहर जबकि ग्वालियर को संगीत का शहर से सम्मानित किया है या नामित किया है। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो यह वीर कुंवर सिंह किए थे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो भारत में रेलवे लाइन 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो प्रभावती देवी या पटना क्षेत्र से स्वतंत्रता सेनानी में भाग ली थी। प्रभावती देवी के पति का नाम जयप्रकाश नारायण था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
किस जेल में कैद करके रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको बांकीपुर के जेल में बंद करके रखा गया था। अगला प्रश्न है कि साधारण ब्याज का एक है, ठीक है, इसको टेलीग्राम पर बना दिया जाएगा, देख लीजिएगा वहाँ पर। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 20 में हुआ था, इसका समर्थन किए थे क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अगला प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो जमा इसलिए हुए थे क्योंकि किचलू और सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाले पहले भारतीय मोहरा है। अगला प्रश्न है, कुछ भारतीय और शास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, इनमें से कौन एक अर्थशास्त्री नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी है। दादा भाई नौरोजी जो 1876 इसमें पहली बार प्रयास किए थे, ठीक है। वी.के. राव भी है जो 1931 में वैज्ञानिक तरीका से ये भी प्रयोग किए थे, और पी.सी. महालनोबिस भी थे जो स्वतंत्रता के बाद किए थे, जबकि आर.सी. देसाई इसमें नहीं थे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में किस के नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो यह बेगम हजरत महल यानी बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजित कादिर को नवाब घोषित किया था और लखनऊ स्थित प्रेसिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। अगला प्रश्न है कि में से कौन सा बैंक और उनके टैगलाइन के बीच असंगत मिलान सही नहीं है? तो भारतीय स्टेट बैंक का जो टैगलाइन है, ए बैंकर टू एवरी इंडियन, सही है। पंजाब नेशनल बैंक जो है, बढ़ती का नाम जिंदगी है, तो यह आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, मिलान सही नहीं है। जबकि बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैगलाइन है, एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। और पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है, ए नेम यू कैन बैंक अपॉन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इसमें से शर्त में से कौन नहीं है? तो भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, नहीं, ये कभी ये नहीं रखा गया उसमें। और ये सरल करना है। और 9वां प्रश्न है, इसमें गलत का मिलान करना है, गलत का मिलान करना है कि फाउंटेन पेन लुईस एंडरसन वाटरमैन सही है। आमीटर जॉनसन दिया हुआ है, पहला ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार डच देश के निवासी जोराय जॉनसन थे, तो यह ऑप्टिकल टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे जोकराइस जॉनसन। बाद बाकी बैरोमीटर ई टॉर्सली एनिमेशन एमिल रेनोड किया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और एक बात यहाँ छूट गया कि जैसे आमीटर है, तो आमीटर का हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक फ्रेडरिक ड्रेक्सलर ने 1884 में आमीटर का आविष्कार किया था, 1884 में ड्रेक्सलर ने किया था। तो वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों।